हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं ऑफर कर्व की बात, जिसे हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देखते हैं और ऐसे करके आप 10-15 वीडियो देख लेते हैं, फिर जितनी समझ में आए, जो बातें समझ में आए उतनी याद करके रख लेते हैं, जो कि थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको एक वीडियो देखने से ही समझ आ जाए, और अगर समझ आ जाती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइस लाइन, या जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इसे हम बजट लाइन कहते हैं, इसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि जितनी ज्यादा हम गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हैं, उतनी ही हमें गुड वाई को कम करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा बजट लिमिटेड होता है। ओके, बजट लिमिटेड होता है, हमारे पास पैसे जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। तो हम अगर दो गुड खरीद रहे हैं, अगर हम एक्स जीरो खरीदेंगे तो हम वाई ओ वाई तक खरीदेंगे, और अगर हम वाई जीरो खरीदेंगे तो हम एक्स कितनी खरीद सकते हैं, ओ एक्स तक खरीद सकते हैं। और अगर हम दोनों खरीदेंगे तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्स को क्यों बढ़ा रहे हैं, वाई को क्यों कम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस पे, उसमें हम नहीं जाएंगे। वहां फिर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे वाई क्या हो गया, वाई हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम एक्स को बढ़ा रहे हैं और वाई को कम कर रहे हैं। तो ये हमारी बजट लाइन थी, और इसका स्लोप हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। स्लोप होगा ओ वाई अपॉन में ओ एक्स। अब ये ओ वाई हमें क्या बता रहा है कि जब हम एक्स को जीरो खरीद रहे हैं तो हम वाई कितनी खरीदेंगे। ठीक है, जब हम एक्स को जीरो खरीद रहे हैं तो हम वाई को कितना खरीदेंगे, ओ वाई खरीदेंगे। ये हमें ये बता रहा है। तो हमारी मनी इनकम अगर एम है और प्राइस ऑफ वाई पी वाई है, तो ओ वाई क्या आ जाएगा, एम अपॉन में पी वाई। यानी कि अगर हम टोटल 50 रुपए लेके गए और 10 रुपए जो है वाई का प्राइस है, ठीक है, तो हम वाई कितनी खरीद सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एम अपॉन में पी वाई आ जाएगा। तो ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन में पी वाई। और ओ एक्स क्या है, ये, यानी कि जब हम वाई जीरो खरीद रहे हैं और एक्स कितनी खरीदे हैं, ओ एक्स। ठीक है, तो इसके केस में भी सेम होगा, मनी इनकम हमारी ये है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स। उसी 50 रुपए से अगर हम वाई जीरो खरीद रहे हो तो एक्स कितनी खरीद पाएंगे, अगर एक्स का प्राइस 5 है, कितनी खरीद पाएंगे, 10। तो ओ एक्स कितना लिख सकते हैं हम, एम अपॉन में पी एक्स। ये एम से एम कट जाएगा, पी एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स अपॉन में पी वाई। इसीलिए इसका स्लोप होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। लेकिन जब हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड के केस में ये बजट लाइन या फिर ये जो प्राइस लाइन होती है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा हम गुड एक्स एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट वाली गुड, और वाई एक्सिस पे ली है इम्पोर्ट वाली गुड। जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, उतना ही ज्यादा हम अपनी इकोनॉमी में इंपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, इसीलिए प्राइस लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते चलेंगे उतना ज्यादा ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो इसके केस में भी क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, उससे इंपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, ओ वाई अपॉन में ओ एक्स। इस बजट लाइन का स्लोप भी क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। गिवन क्या कि एक्स एक्सिस पे हमने एक्सपोर्ट लिया हो और वाई एक्सिस पे हमने इंपोर्ट लिया हो, ये चीज याद रखना। फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन में पी वाई। वहीं पे अगर हमने वाई एक्सिस पे ले लिया एक्सपोर्ट, यानी वाई एक्सिस पे हमने ले लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इंपोर्ट, तब स्लोप हो जाएगा पी वाई अपॉन में पी एक्स। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब हम शुरू करते हैं ऑफर कर्व का केस। देखिए, मान लीजिए एक कंट्री ए है, उस ए कंट्री की हम बात कर रहे हैं जो कि क्लॉथ एक्सपोर्ट करती है और स्टील को इंपोर्ट करती है। वाई एक्सिस पे लिया है हमने इंपोर्ट और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने एक्सपोर्ट, यानी कि ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारी प्राइस लाइन हो जाएगी, यानी कि पी एक्स अपॉन में पी वाई, ये हमारी प्राइस लाइन है। अगर किसी रीजन से हमारे एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाता है, इस कंट्री ए के एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, पी एक्स वन अपॉन में पी वाई वन, यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्लोप बढ़ने का क्या मतलब है, ये लाइन अपवर्ड रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अपवर्ड रोटेट होगी। वहीं पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और बढ़ गया, मान लीजिए पी एक्स टू अपॉन में पी वाई टू हो गया, तो ये लाइन फिर द्वारा अपवर्ड रोटेट हो जाएगी।
और अगर प्राइस और बढ़ेगा px3 अपॉन में py3 हो गया तो फिर दोबारा ये लाइन अपवर्ड रोटेट हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा ये लाइन अपवर्ड रोटेट होती जाएगी और ए कंट्री को इसका क्या मतलब है कि फायदा हो रहा है। ये लाइन जितना इस एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर जा रही है ए कंट्री को उतना फायदा हो रहा है क्योंकि इसके प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सपोर्ट एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर जाएगी लाइन उतना ज्यादा ए कंट्री को फायदा होगा। अब जब प्राइस क्या था पी एक्स अपॉन में पी वाई था, हमारी ए कंट्री इतना एक्सपोर्ट कर रही थी और उसके बदले में इतना इंपोर्ट कर रही थी, ठीक है। जैसे ही प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया अब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ने से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट भी ज्यादा करेंगे। इसी तरह प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट फिर से बढ़ गया, अब ये लाइन हो गई है हमारी प्राइस लाइन, बजट लाइन, ठीक है। तो फिर हम दोबारा एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सपोर्ट तो इतना इतना बढ़ रहा है, इंपोर्ट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट 2 रुपए था, प्राइस ऑफ वाई भी 2 रुपए था, ठीक है, तब हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे और इतना इंपोर्ट कर रहे थे। अब जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ गया, 2 से बढ़ के 4 हो गया, इसका मतलब ये है कि हम एक गुड देने के बदले में 2 गुड ले सकते हैं वाई की, इसीलिए एक गुड हमने दी और यहाँ पे कितनी बढ़ा ली क्वांटिटी, 2 गुड हमने वाई इंपोर्ट कर ली। इसी तरह जब प्राइस 8 हो जाएगा तब हम वाई की कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, 4 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो एक क्वांटिटी देने के बाद यहाँ और ज्यादा गैप बढ़ गया। इसी तरह जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया, यानी जब हम इस प्राइस लाइन पे आ गए तो एक क्वांटिटी एक्स के बदले अब हम और ज्यादा वाई की क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केस हैं जब प्राइस रेशो चेंज हो रहा है हमारा, और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमारी ऑफर कर्व आ जाती है। अब ये ऑफर कर्व क्यों कहते हैं हम इसे, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट प्राइस रेशो पे हमारी ए कंट्री कितना अपनी गुड्स को ऑफर करने के लिए तैयार है, यानी क्लॉथ ऑफर करने के तैयार है स्टील के बदले, इसीलिए हम इसे ऑफर कर्व कहते हैं। इसे हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं बिकॉज हम क्लॉथ के बदले में स्टील की डिमांड कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्राइस रेशो पे कितनी ज्यादा कंट्री ए अपने क्लॉथ के बदले में स्टील की डिमांड कर रही है, ये कर्व बताती है, इसलिए इसे हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व या फिर ऑफर कर्व कहते हैं। तो ये आ गई हमारी कंट्री ए की ऑफर कर्व। अब अगर हम कंट्री बी की बात करें, ये हमने कंट्री बी ले ली, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट लिया है क्योंकि स्टील कंट्री बी हमारी एक्सपोर्ट करेगी और क्लॉथ कंट्री ए से वो इंपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंपोर्ट क्या है, वो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और मैंने आपको कहा था जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर आ जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल इधर आ जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा इसकी बजट लाइन का, पी वाई अपॉन में पी एक्स, ठीक है। ये हमारी प्राइस लाइन है। अब जैसे जैसे प्राइस ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो गया, मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया यानी स्टील का प्राइस बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई वन अपॉन में पी एक्स वन। तो ये अब इस एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर हो जाएगा, यानी कि ये आ गई हमारी नई प्राइस लाइन। दोबारा अगर y का प्राइस बढ़ता है यानी कि पी वाई टू अपॉन में पी एक्स टू हो जाता है, तो दोबारा प्राइस बढ़ने से ये फिर एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर हो जाएगा, यानी कि ये पी टू लाइन आ गई। फिर दोबारा अगर y का प्राइस बढ़ गया, यानी कि पी वाई थ्री अपॉन में पी एक्स थ्री हो गया, ये लाइन फिर दोबारा एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर हो जाएगी। तो ये लाइन जितना ज्यादा नीचे को जाती है उतना कंट्री ए का नुकसान होता है, कंट्री बी का फायदा होता है। जितनी ये लाइन ऊपर को जाती है कंट्री ए को फायदा होता है, कंट्री बी को नुकसान होता है, ये आपने याद रखना है। ओके, जितनी ये लाइन ऊपर को जाएगी उतना कंट्री ए के लिए फायदे की बात है, ठीक है। जितनी ये लाइन नीचे को आएगी उतना कंट्री बी के लिए फायदे की बात है और ए के लिए नुकसान की बात है। अब कंट्री बी का अगर हम केस ले रहे हैं, जब हम हमारा प्राइस रेशो पी वाई अपॉन में पी एक्स था, यानी कि हमारी प्राइस लाइन ये थी, तब कंट्री बी इतना एक्सपोर्ट कर रही थी अपने स्टील का और इतने क्लोथ वो इम्पोर्ट कर रही थी। जैसे ही प्राइस बढ़ा स्टील का, पी वाई वन अपॉन में पी एक्स वन हो गया और हमारी प्राइस लाइन ये हो गई, तब हमारी कंट्री बी इतना एक्सपोर्ट कर रही है और इतना इम्पोर्ट कर रही है। जब प्राइस रेशो हो गया पी वाई टू अपॉन में पी एक्स टू, हमारी कंट्री इतना एक्सपोर्ट कर रही है और इतना इम्पोर्ट कर रही है। अब इस केस में भी सेम हो रहा है, वाई तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और एक्स ये इतना ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्राइस किसका बढ़ रहा है, वाई का बढ़ रहा है। इस केस में किसका बढ़ रहा था, एक्स का बढ़ रहा था। इसी तरह जब प्राइस रेशो ये हो गया P3, तो हमारी कंट्री भी इतना एक्सपोर्ट करेगी और इतना इंपोर्ट करेगी, और इन चारों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये आ जाती है हमारी कंट्री बी की ऑफर कर्व। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमने निकाली कंट्री ए की ऑफर कर्व, ये हमने निकाली कंट्री बी की ऑफर कर्व। एक्स एक्सिस पे लिया है हमने एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए, वाई एक्सिस पे लिया है इंपोर्ट ऑफ कंट्री ए। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिया है इंपोर्ट फॉर कंट्री बी, क्योंकि क्लॉथ जो है अब ये इंपोर्ट है कंट्री बी के लिए,
और स्टील जो है कंट्री बी दे रही है, तो ये एक्सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास अब ये कंट्री ए और कंट्री बी की ऑफर कर्व आ गई। जब हम इसे एक सिंगल डायग्राम में बनाएंगे, यहाँ पे हमने लिया है क्लॉथ, यहाँ पे हमने लिया है स्टील, ये है कंट्री ए की ऑफर कर्व, ये है कंट्री बी की ऑफर कर्व, और यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही है। अब जब ये एक दूसरे को कट करें और प्राइस लाइन इनके बीच से गुजरे जहां पे कट कर रही है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम। ओके, ये प्राइस लाइन है, यानी कि इस प्राइस रेशो पे पी एक्स अपॉन में पी वाई, इस वाले प्राइस रेशो पे ये दोनों कंट्रियां एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। अब ये लाइन इधर से भी जा सकती थी, ये लाइन इधर से भी जा सकती थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किस पे है, जिसमें ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और ये प्राइस लाइन उधर से क्रॉस कर रही है जहां पे ये ए लाइन और बी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें। तो इसीलिए जब ये इक्विलिब्रियम से निकलती है, इसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन भी कहते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन का क्या मतलब है कि ये टर्म्स बताता है कि किस प्राइस रेशो पे, किस टर्म्स पे ये दोनों कंट्री एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं, इसीलिए हम इसे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। और इसे हम पी एक्स अपॉन में पी वाई लिखते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन में प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कंट्री ए के केस में क्या है, पी एक्स अपॉन में पी वाई, कंट्री बी के केस में क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन में पी एक्स, क्योंकि वाई क्या है, कंट्री बी का एक्सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्री ए का एक्सपोर्ट क्या है, एक्स, यहाँ पे कंट्री बी का एक्सपोर्ट क्या है, वाई, तो कंट्री बी के केस में हो जाएगा पी वाई अपॉन में पी एक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑफर कर्व क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है और इनका इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं हम। देखिए, ये हमने कर्व निकाली, ये कंट्री ए की ऑफर कर्व थी, ये कंट्री बी की ऑफर कर्व थी, ये हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो ये ऑफर कर्व दी गई थी मार्शल एंड एजवर्थ के द्वारा, मार्शल एंड एजवर्थ ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये ऑफर कर्व हमें बताती क्या है, ये ऑफर कर्व बताती है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी जो कि डिमांड की जाती है वन कंट्री के द्वारा फ्रॉम अदर कंट्री। एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो डिमांड करेगी एट डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस, ये मेन चीज है, डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस पे, किस प्राइस रेशो पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक कंट्री दूसरी कंट्री से डिमांड कर रही है, ये हमें बताती है ऑफर कर्व, और इसे रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं, जो जेएस मिल ने हमें बताया था, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है टर्म्स ऑफ ट्रेड की। टर्म्स ऑफ ट्रेड हम किसे कहते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ import, and it is defined as the ratio of export price to import price. It can be interpreted as the amount of import good an economy can purchase per unit of export good, यानी कितना हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट कर सकती है एज कंपेयर टू पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट गुड। पर यूनिट एक्सपोर्ट करने पे हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम डिनोट कैसे करते हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन में प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, से आप लिख भी सकते हैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन में प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये तो आ गई इक्विलिब्रियम की बात। अगर मान लीजिए ये लाइन इस इनके क्रॉसिंग पॉइंट से ना गुजर के प्राइस लाइन इधर से गुजर रही होती, फिर क्या होता, या फिर इधर से गुजर रही होती, तब क्या होता। तो डिसइक्विलिब्रियम भी हम चेक कर लेते हैं, डिसइक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है। देखिए, ये हमारी प्राइस लाइन है, ये गुजरनी चाहिए थी इस पॉइंट से, लेकिन ये गुजर रही है यहाँ से। इसका क्या मतलब है, अगर हम कंट्री ए की ऑफर कर्व देखें तो कंट्री ए की ऑफर कर्व को ये प्राइस लाइन यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री ए इतना एक्सपोर्ट कर रही है और इतना इंपोर्ट करना चाहती है, ठीक है। इतना एक्सपोर्ट करना चाहती है, इतना इंपोर्ट करना चाहती है इस प्राइस रेशो पे। वहीं कंट्री बी की बात करें, कंट्री बी को ये लाइन यहाँ पे कट करती है। तो इसका मतलब ये है कंट्री बी हमारी इस प्राइस रेशो पे इतना तो क्लोथ खरीदना चाहती है और इतना स्टील एक्सपोर्ट करना चाहती है। कंट्री बी हमारा इतना स्टील एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन एक्स कितना डिमांड कर रही थी, इतना डिमांड कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि स्टील की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि गुड वाई की डिमांड जो है एक्सेस में है। वहीं पे अगर हम एक्स की बात करें, कंट्री ए क्या करना चाहती है, इतना एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कंट्री बी डिमांड कितना कर रही है, OX2। कंट्री ए चाहती है ज्यादा देना, कंट्री बी कर रही है डिमांड कम। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्लोथ की सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, वाई कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है और एक्स कमोडिटी की सप्लाई बढ़ गई है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ एक्स, यानी कि क्लोथ की एक्सेस सप्लाई है एज कंट्री ए वांट्स टू एक्सपोर्ट OX1। कंट्री ए जो है X1 तक एक्सपोर्ट करना चाहती है, बट कंट्री बी वांट्स इंपोर्ट ओनली X2। बट कंट्री बी कितना चाहती है, सिर्फ X2 तक लेना, ठीक है। इसीलिए एक्सेस सप्लाई हो गई है गुड एक्स की। और गुड वाई के केस में देखें तो एक्सेस डिमांड हो गई है गुड वाई की, बिकॉज कंट्री बी जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहती है Y2 तक, लेकिन कंट्री ए डिमांड कर रही है Y1 तक, इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ गई है। और जब इसकी सप्लाई बढ़ेगी एक्स की, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और y की डिमांड बढ़ी है तो y का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें पता है इस प्राइस लाइन का स्लोप होता है px अपॉन में py, ठीक है। अब प्राइस ऑफ x गिर गया और प्राइस ऑफ y इंक्रीज हो गया, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका स्लोप कम होने का क्या मतलब है कि ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब प्राइस ऑफ x कम हुआ है तो a का तो नुकसान है और प्राइस y बढ़ा है तो b का फायदा है, इसीलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि ए के लिए नुकसान हो गया और वाई के लिए फायदा हो गया। मैंने आपको कहा था एक्सपोर्ट वाली एक्सिस से जितना दूर जाएगा उतना उस कंट्री का फायदा होता है। अब इसका एक्सपोर्ट क्लोथ है, इसके पास आ गया ये, तो इसका मतलब है ए का नुकसान हो गया, बी का फायदा हो गया। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड वापस रिस्टोर हो जाएगा उस पॉइंट पे जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल कॉज फॉल इन टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड फॉल हो गया बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया और प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया फॉर कंट्री ए। तो कंट्री ए के लिए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल हो गया एंड इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया। वहीं पे हम कह सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री बी के लिए इंक्रीज हो गया है। इसी तरह डिसइक्विलिब्रियम अगर इस तरीके से होता है कि ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही होती, तब हम कंट्री बी के केस में देखें तो कंट्री बी चाहती है इतने क्लॉथ और इतना स्टील, यानी कि इतना स्टील वो एक्सपोर्ट करना चाहती है और इतना क्लॉथ वो बदले में चाहते हैं। वहीं पे कंट्री ए के केस में प्राइस लाइन यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि कंट्री ए चाहती है इतना क्लॉथ एक्सपोर्ट करना और बदले में इंपोर्ट कितना चाहती है, इतना। तो आप देख सकते हैं कंट्री ए चाहती है सिर्फ OX2 एक्सपोर्ट करना, लेकिन कंट्री बी डिमांड कितना कर रही है क्लॉथ की, इतनी। तो हम कह सकते हैं क्लॉथ की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, यानी कि एक्स की डिमांड ज्यादा है। वहीं पे स्टील के केस में देखें हम, ए कंट्री स्टील चाहती है इतना इंपोर्ट करना, बट कंट्री बी कितना चाहती है एक्सपोर्ट करना, OY1 तक। तो हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा एक्सेस में है सप्लाई स्टील की, तो स्टील की सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि Y कमोडिटी की सप्लाई बढ़ गई है, X कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ Y की सप्लाई बढ़ गई है। एज कंट्री बी वांट्स टू एक्सपोर्ट Y1, कंट्री बी जो है वो Y1 तक एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कंट्री ए डिमांड कर रही है Y2 तक। इसी तरह एक्सेस डिमांड हो गई है एक्स की यानी क्लॉथ की, बिकॉज कंट्री ए चाहती है एक्सपोर्ट करना OX2 तक, लेकिन कंट्री बी इंपोर्ट करना चाहती है X1 तक, तो इसीलिए एक्सेस डिमांड हो गई है एक्स की। और जब डिमांड एक्स की बढ़ेगी तो एक्स का प्राइस बढ़ेगा, तो एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। वाई की सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम है, तो वाई का प्राइस कम हो जाएगा। और हमें पता है इसका स्लोप क्या होता है, PX अपॉन में PY। प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये स्लोप बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने का मतलब है न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका स्लोप बढ़ जाएगा, ये लाइन बाहर को रोटेट हो जाएगी। और अब बाहर का रोटेट होने का क्या मतलब है कि ए को तो हो गया फायदा, बी को हो गया नुकसान। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ए के लिए अच्छा हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड बी के लिए कम हो गया। तो हम देख सकते हैं दिस विल कॉज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री ए एंड इक्विलिब्रियम विल रिस्टोर। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ए के लिए फायदा हो गया, बी के लिए नुकसान हो गया और टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वापस रिस्टोर हो गया। तो ये था डिसइक्विलिब्रियम का केस कि जब ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन हमारी क्रॉसिंग पॉइंट से नहीं गुजर के किसी और पॉइंट से गुजर रही है। अब हम देख लेते हैं कि ऑफर कर्व शिफ्ट कब कब होती है, कब ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए एंड बी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, कब ऑफर कर्व ए एंड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। दोनों का केस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राइटवर्ड की बात करें कि कब कंट्री ए की और कंट्री बी की ऑफर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। देखिए ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड कब शिफ्ट होती है, जब ट्रेड बढ़े, इंक्रीज विलिंगनेस टू ट्रेड। और बी का केस उसका उल्टा हो जाएगा, जब ट्रेड घटेगा तो बी की ऑफर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जब ट्रेड बढ़ेगा तो ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, आप एक कंट्री का याद रखिएगा, दूसरे का उसका अपोजिट है, आपने याद रखना है। अब ट्रेड कब बढ़ सकता है, मान लीजिए हमने कंट्री ए ने इंपोर्ट की डिमांड बढ़ा दी, हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें, तो हमारी ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अगर आप फिगर की तरफ ध्यान दें तो ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों हुई है ये, देखिए पहले हम डिमांड कर रहे थे इतनी OX की, इतनी OY की, Y की डिमांड बढ़ गई, अब हमारी इंपोर्ट की डिमांड बढ़ गई है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया, पर उसके बदले में हमें X कमोडिटी ज्यादा देनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि Y की डिमांड बढ़ेगी तो Y का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। अब Y का प्राइस बढ़ा है X के कंपैरिजन में, तो अब X हमें ज्यादा देनी पड़ेगी Y खरीदने के लिए, ठीक है, इसीलिए ये हुआ है। और हमें पता है प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y होता है स्लोप इस लाइन का, ठीक है। अब प्राइस ऑफ एक्स तो हो गया है कम, प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। तो अब ये लाइन इधर से गुजरेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि अब हम वाई भी ज्यादा खरीद रहे हैं और एक्स भी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ गई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज, यानी कि ट्रेड अब ज्यादा होने लग गया है। पहले सिर्फ इतना हो रहा था, वाई इतना
और x इतना। अब x का ट्रेड भी बढ़ गया है और y का ट्रेड भी बढ़ गया है। वाइल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं कंट्री ए के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे डिक्रीज हो गया। मैंने आपको बताया जितना ये नीचे की तरफ आएगी ए को उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम हुआ है जबकि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हुआ है, बिकॉज हमारी वाई की डिमांड बढ़ गई है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो जाएगा ए के लिए जैसे ही ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड रोटेट होती है। तो राइटवर्ड रोटेट का केस क्या होगा, जैसे ही हम ट्रेड बढ़ाते हैं ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड रोटेट हो जाती है, और राइटवर्ड रोटेट होने से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाती है, जबकि टर्म्स ऑफ ट्रेड ए के लिए डिक्रीज हो जाती है। तो ये केस याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। वहीं से अगर हम बी की बात करें, बी के केस में मैंने आपको कहा जब जैसे ही हम ट्रेड कम करेंगे बी की ऑफर कर्व राइटवर्ड रोटेट होगी, और ट्रेड डिक्रीज करने के लिए क्या करते हो आप, इम्पोज करते हो टैरिफ। तो जैसे ही आप टैरिफ इम्पोज करेंगे कंट्री बी की ऑफर कर्व राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी। ये हमारा कंट्री बी की ऑफर कर्व है, ये राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी टैरिफ लगाने से। क्यों, क्योंकि आप पहले इतना OI एक्सपोर्ट कर रहे थे, इतना OX खरीद रहे थे। जैसे ही आपने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगाने से क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा और आपका इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बट टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाता है फॉर कंट्री बी। बिकॉज अब ये लाइन कहाँ से जाएगी, क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो अब ये लाइन यहाँ से जाएगी। तो आप देख सकते हैं कंट्री ए के लिए क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो गया। मैंने आपको बताया था जितना ए की तरफ आएगी उतना डिक्रीज होगा। कंट्री ए के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो गया, जबकि कंट्री बी के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूजीसी नेट में बहुत बार, कि जब भी कोई कंट्री टैरिफ लगाती है तो टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री से ऑफर कर्व दूर जाती है कि पास आती है। ऑफर कर्व मूव्स अवे फ्रॉम द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्सिस। तो ये इसका एक्सपोर्ट है, स्टील एक्सपोर्ट कर रही है ना कंट्री बी, तो एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर चली जाती है टैरिफ लगाने से ऑफर कर्व। ये हमेशा याद रखना आपने, जैसे ही आप टैरिफ लगाएंगे ऑफर कर्व एक्सपोर्ट वाले एक्सिस से दूर चली जाएगी, उस कंट्री की ऑफर कर्व एक्सपोर्ट वाले एक्सिस से दूर चली जाएगी। यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है और सेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हम लेफ्टवर्ड की बात करेंगे। लेफ्टवर्ड के केस में क्या होता है, कंट्री ए में और कंट्री बी में। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी कंट्री ए के केस में जब ट्रेड इंक्रीज कर रहे थे। अब क्या होगा, ट्रेड जब डिक्रीज होगा तो ए के केस में वो लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी। बी का उल्टा होता है, जब ट्रेड इंक्रीज होगा तो वो लेफ्ट रोटेट हो जाएगी। अब देखिए डिक्रीज इन विलिंगनेस ऑफ ट्रेड कब होती है, ऑफ कोर्स जब इंपोज ऑफ टैरिफ हो। अब कंट्री ए टैरिफ लगा रही है, ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। अब कंट्री ए ने टैरिफ लगाया, मैंने आपको बताया जैसे ही जो कंट्री टैरिफ लगाएगी उसके एक्सपोर्ट एक्सिस से कर्व बाहर की तरफ को चली जाएगी, तो ये इधर से इस तरफ को जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड चली जाएगी। और हम लेफ्टवर्ड का ही केस पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हमने कंट्री ए ने टैरिफ लगाया ये कर्व बाहर की तरफ को चलेगी, और इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो जाएगा। पहले इतना एक्सपोर्ट हो रहा था, इतना इंपोर्ट हो रहा था, अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो गया, और ये टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन कहाँ से जाएगी, अब यहाँ से जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो गया, वाइल टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री ए के लिए इंक्रीज हो गया, बिकॉज अब ये लाइन इधर से जा रही है और मैंने आपको जितनी दूर जाएगी कंट्री ए का फायदा है। तो ए के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो गया, बी के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो गया। तो एक चीज हमें और पता लगी, जो भी कंट्री टैरिफ लगाती है उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाता है। एक तो आपने ये याद रखना है, जब भी कोई कंट्री टैरिफ लगाएगी उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी चीज, जो ऑफर कर्व है वो उसके एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। अब बी का केस करते हैं। बी में लेफ्टवर्ड कब जाएगी, जब ट्रेड हम इंक्रीज करेंगे। अब ट्रेड इंक्रीज कैसे होगा, मान लीजिए हमने इंपोर्ट की डिमांड बढ़ा दी, अब इंपोर्ट की डिमांड बढ़ी है तो हमारी इसकी ऑफर कर्व लेफ्टवर्ड चली जाएगी, ठीक है। आप देख सकते थे पहले इतना हो रहा था ट्रेड, अब इतना हो रहा है। अब हमने जैसे ही बी के केस में इंपोर्ट की डिमांड बढ़ा दी, ये बी का इंपोर्ट है, क्या है बी का इंपोर्ट, क्लोथ, और ये बी का एक्सपोर्ट है स्टील। तो आप देख सकते हैं थोड़े से क्लोथ के लिए ज्यादा स्टील देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि इंपोर्ट की डिमांड बढ़ गई है, क्लोथ की डिमांड बढ़ गई है। तो पी वाई अपॉन में पी एक्स होगा इसके केस में, ठीक है। ये इसका कम हो गया है, ये बढ़ गया है, तो इसको तो नुकसान हो जाएगा कंट्री बी को। कंट्री बी को नुकसान होने का मतलब है कि इसकी ये प्राइस लाइन इसकी तरफ को जाएगी। मैंने आपको कहा था जितनी इससे दूर जाएगी उतना फायदा है, तो अब ये इसकी तरफ को जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ से यहाँ से निकलेगी। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो इंक्रीज हो गया, बट टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री बी का डिक्रीज हो गया, बिकॉज अब ये लाइन कंट्री बी की तरफ को आ गई है, इस तरफ को, और कंट्री ए को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री ए का इंक्रीज हो गया। तो आई होप आप लोगों को इस केस समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि ऑफर कर्व कंट्री ए के केस में कैसी होगी, बी के केस में कैसी होगी, और जब ये प्राइस लाइन इस क्रॉसिंग पॉइंट से गुजरेगी तो इसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन भी कहेंगे, ठीक है।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये ऑफर कर्व किसने दी थी, मार्शल एंड एजवर्थ ने दी थी। और इसे ऑफर कर्व की हमने डेफिनेशन की बात करी, ये भी बात करी कि इसे रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहते हैं और टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा अगर डिसइक्विलिब्रियम का केस हो तब क्या होगा। तो डिसइक्विलिब्रियम अगर ऊपर से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेस सप्लाई है एक्स की और एक्सेस डिमांड है वाई की। अब एक्सेस सप्लाई है एक्स की तो एक्स का प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और वाई की एक्सेस डिमांड होगी, वाई का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इस वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कंट्री ए के लिए, इंक्रीज हो जाएगा कंट्री बी के लिए, और ये इक्विलिब्रियम वापस यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से डिसइक्विलिब्रियम जा रहा हो इस साइड से, तो इसका मतलब क्या है, y की एक्सेस सप्लाई है और x की एक्सेस डिमांड है। तो x की डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब है x का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, y की सप्लाई ज़्यादा है तो y का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और y का प्राइस डिक्रीज होने का मतलब है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड b कंट्री के लिए तो हो गया कम और a कंट्री को हो गया फायदा। तो इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगा फॉर कंट्री a के लिए और इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करी शिफ्टिंग की। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी ए के केस में, जब हम ट्रेड इंक्रीज करते हैं। और ट्रेड हमने कैसे इंक्रीज किया, हमने इंपोर्ट की डिमांड बढ़ा ली। तो जैसे इंपोर्ट की डिमांड बढ़ाई, आपको पता है इंपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हमें एक्स ज़्यादा देनी पड़ेगी थोड़े से वाई के लिए। और हमें पता है एक्स का प्राइस कम हुआ है, वाई का प्राइस बढ़ा है, तो ये प्राइस लाइन किधर चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ए के लिए कम हो जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड ए के लिए डिक्रीज हो जाता है, जबकि वॉल्यूम हमने बढ़ा दी ट्रेड की। एक्स भी अब ज्यादा ट्रेड हो रहा है, वाई भी ज्यादा ट्रेड हो रहा है। वहीं में बी के केस में इसका अपोजिट होता है। बी की कर्व कब राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जब हम ट्रेड घटाएंगे। और ट्रेड घटाएंगे कैसे, हम टैरिफ इंपोज करके। और मैंने आपको बताया अगर बी कंट्री टैरिफ इंपोज कर रही है तो ऑफर कर्व इसके एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, और राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया, बट टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री बी का ठीक हो जाएगा, लेकिन कंट्री ए का टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा। उसके बाद हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करी। कंट्रीज ए की ऑफर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी ट्रेड इंक्रीज करने पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगी ट्रेड डिक्रीज करने पे। और ट्रेड डिक्रीज का मतलब क्या है, हम टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। और टैरिफ इंपोज करने का मतलब क्या है कि ए की ऑफर कर्व उसके एक्सपोर्ट एक्सिस से दूर चली जाएगी, तो ये कहाँ चली गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जरूर डिक्रीज हो जाता है, पर हाँ कंट्री ए का टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा टैरिफ इंपोज करने से, जबकि कंट्री बी का टर्म्स ऑफ ट्रेड से डिक्रीज हो जाएगा। अब ए की ऑफर कर्व लेफ्टवर्ड रोटेट हो रही है ट्रेड डिक्रीज करने से, तो ऑफकोर्स बी की लेफ्टवर्ड रोटेट होएगी ट्रेड इंक्रीज करने से। तो इंक्रीज कैसे हो सकता है, अगर हम इंपोर्ट इंक्रीज करते हैं, और इंपोर्ट इंक्रीज करने से ये लेफ्टवर्ड चली गई, ठीक है। और लेफ्टवर्ड जाने का क्या मतलब है, कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो इंक्रीज हो गया, बट कंट्री बी का टर्म्स ऑफ ट्रेड घट गया। तो ये थी सारी ऑफर कर्व के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन की बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।